नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मिशन बंगाल पर अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम ममता बनर्जी को ललकारा, तो दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन, लंबे समय से चल रही थी बीमार। पीएम मोदी ने खालिदा जिया के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा भावुक संदेश। गांधी परिवार में जल्द बजेगी शहनाई, प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान ने गर्लफ्रेंड अवीबा बेग से की सगाई, साथ ही जश्न मनाने रणथंभौर पहुंचा गांधी वाड्रा परिवार। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी शिवसेना में सीट शेयरिंग फाइनल, बीजेपी 137 तो शिवसेना 90 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, साथ ही बीजेपी की 86 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी। ईरान में भी भड़का बड़ा जेनजी आंदोलन, इस्लामिक शासन के खिलाफ सड़कों पर लोग जमकर नारेबाजी और बवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अमित शाह के मिशन बंगाल की। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में हलचल तेज है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर है। आज शाह ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल आज भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है और राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जाएगा। तो वहीं ममता बनर्जी ने शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए एसआईआर पर गंभीर आरोप लगाए। ममता ने कहा कि एसआईआर के नाम पर पूरे बंगाल में आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं दुर्योधन और दुशासन बंगाल आ जाते हैं। उन्होंने अमित शाह के आरोपों को आई डोंट केयर कहते हुए खारिज कर दिया। तो उधर दिल्ली में पश्चिम बंगाल से आने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। चुनाव से पहले इस मुलाकात को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, अब अगला टारगेट बीजेपी का पश्चिम बंगाल है, चुनाव है और चुनाव से पहले अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे में पहुंचे हैं, तो टीएमसी में खलबली क्यों मच गई है? देखिए, खलबली इस तरीके से मची हुई है कि ममता बनर्जी बौखलाहट में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अमित शाह दुशासन है, दुर्योधन है। उन्होंने कुछ आरोप लगाए, आरोप का जवाब आप तथ्यों से दें। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की इकॉनमी धंस गई है, तो इसका जवाब यह होना चाहिए कि नहीं, आप देखिए ये इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो देश से बेहतर है। आपको इस तरह के आंकड़े देने चाहिए। वो तो है नहीं, क्योंकि अमित शाह सही बोल रहे थे। और जब सच बोला जाता है तो इस तरह के डेमोगॉग किस्म के जो लीडर होते हैं, जो लोगों को पट्टी पढ़ाकर, भावनाओं को भड़काकर वोट लेने का काम करते हैं, वो इसी तरह के अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनकी जितनी भी बौखलाहट नजर आ रही है, उस हिसाब से आप समझ जाइए कि अमित शाह कितनी मजबूत विकेट पे खेल रहे हैं। और अचानक से राजनीति में कुछ नहीं होता। ये अधीर रंजन चौधरी जो प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। और ये तब होता है जब जमीनी स्तर के लीडर्स को ये मालूम पड़ जाता है कि हवा का रुख क्या है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी के फेवर में हवा नहीं, लहर दिखाई पड़ रही है। जी, तो बंगाल चुनाव से पहले जबरदस्त गहमागहमी है, तो वहीं ढाका से एक दुखद खबर सामने आई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका देहांत आज सुबह फजर की नमाज के तुरंत बाद लगभग 6 बजे ढाका के एक अस्पताल में हुआ, जहां वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। ये जानकारी उनकी पार्टी बीएनपी ने एक आधिकारिक बयान में दी। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख जताया है। पीएम ने
एक्स पर खालिदा जिया के साथ की अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर भावुक कर देने वाला संदेश भी लिखा है। सर, भावुक और दुखद खबर तो है, लेकिन पीएम मोदी ने पहले भी संवेदना दी थी और आज भी उनका मैसेज आया। देखिए, खालिदा जिया हो या शेख हसीना हो, ये लोग बांग्लादेश के लिए एक अच्छा काम कर रहे थे और भारत के साथ रिश्ते इस कदर नहीं थे जो इस मौलाना यूनुस, इसके मैंने आप ये समझिए कि ये तो मौलवी का बेटा है ना, और वैसे मौलवी का जो जमात के लिए काम करता था, प्रो पाकिस्तानी था। ये बांग्लादेश में ये देशद्रोह का काम करने वाले परिवार में पैदा हुआ ये शख्स जिस तरीके से भी वहां एंटी इंडिया लोगों के अंदर उस तरह की भावना भड़का रहा है, उससे तो काफी बेहतर था। इट्स अ ग्रेट लॉस, इट्स अ ग्रेट लॉस। और अगर इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें तो उनके बेटे तारिक रहमान जो बीएनपी को लीड कर रहे हैं, उनको चुनाव में फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक सिंपैथी वेव जो है उनके लिए जो बिल्कुल वो साफ साफ, चुनाव तो बस अब होने ही वाला है। कल ही उन्होंने जो है नॉमिनेशन डाला था, तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान इतनी बड़ी लीडर का अचानक मौत हो जाना उनकी पार्टी के लिए एक सिंपैथी वेव पैदा जरूर करेगा। और ये जो जमात वाले, ये जो मौलाना यूनुस की जो पार्टी है एनसीपी, ये सारे लोग ये सिर पीट रहे होंगे कि 1.5 साल के अंदर इन लोगों का जो असली चेहरा वो बांग्लादेश के अंदर एक्सपोज हो गया। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। गांधी परिवार में अरसे बाद शहनाई बजने वाली है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रेहान अपनी दोस्त और गर्लफ्रेंड अवीबा बेग से शादी करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक रेहान और अवीबा की सगाई भी हो गई है। अब प्रियंका वाड्रा की बेटी की शादी की खबरों के बीच अब लोग तो सलाह दे रहे हैं कि अब रेहान के मामा यानी कि राहुल गांधी को भी शादी कर लेनी चाहिए। साथ ही खबर यह है कि राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका पूरा परिवार नए साल का जश्न राजस्थान में मनाएंगे। गांधी और वाड्रा परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच निजी यात्रा पर दिल्ली से सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंचा। गांधी वाड्रा परिवार रणथंभौर नेशनल पार्क के शेरबाग होटल में रुका हुआ है। तो भले ही गांधी परिवार में जश्न का माहौल है, पर कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में बिखराव है, अलग अलग राज्यों में बवाल है। बवाल के बीच आज दिल्ली में बंगाल से आने वाले कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की है। सर, अच्छी खबर तो है, शहनाई गांधी परिवार में बजने वाली है, लेकिन अवीबा बेग के नाम पर इस तरह के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए, सवाल खड़े करना गलत है। कोई व्यक्ति 7 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वो शादी कर रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है? दिक्कत तब होता है जब ये समझ में आ जाए कि आगे चल के जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान को गोद ले लिया है, अगर ये राजनीति में आते हैं तब तो सवाल खड़े होंगे। अभी फिलहाल सवाल खड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन जब अब शादी हो रही है तो कांग्रेस पार्टी तो गांधी परिवार के वंशावली के मुताबिक ही चलेगा। तो एक तो वो खिचड़ी पक रहा है हर जगह, लोग ढूंढ रहे हैं कौन है ये अवीबा बेग, तो मालूम चल रहा है इसका रिश्ता निकल रहा है वो बाबर के देश उज्बेकिस्तान से। वहां से वो परिवार आया, कश्मीर आया, कश्मीर से फिर नेहरू परिवार, इंदिरा गांधी के परिवार, सोनिया गांधी के साथ इन लोगों का शुरू से एक जुड़ाव रहा है। तो ठीक है, अब जो माता जी क्रिश्चियन थी राहुल गांधी की, प्रियंका वाड्रा की, फिर प्रियंका वाड्रा ने क्रिश्चियन से भी शादी कर ली और बेटा एक मुस्लिम से शादी कर रहा है। फिर ये खानदान ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई आप जो हैं कोई कौल ब्राह्मण हैं। ये आप प्राइवेट अफेयर है आपका, आप ये सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो टेंपल हॉपिंग चुनाव के समय ये तिलक लगा करके अपने आप को ब्राह्मण बताने की कोशिश करते हैं, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। एक बात बिल्कुल साफ है, गांधी परिवार को भारतीय संस्कृति परंपराओं और हिंदू रीति रिवाजों से कोई सरोकार नहीं है,
कोई मतलब नहीं है, ना ही उसके प्रति कोई आदर है। शादी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन रेहान जिस दिन राजनीति में कदम रखेंगे तो आज जो मैं सवाल कर रहा हूं, ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। जी, अब बात बीएमसी चुनाव की। मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में सीट शेयरिंग पर आखिरकार फैसला हो गया। सीट बंटवारे पर चर्चा सोमवार देर रात पूरी हुई। इसके मुताबिक बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देते हुए 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने पुराने दिग्गजों के साथ साथ नए चेहरों और दल बदलकर आए नेताओं पर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी नेतृत्व ने बीएमसी चुनाव के लिए सामाजिक संतुलन, क्षेत्र पकड़ और संगठनात्मक अनुभव को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। कई वार्डों में पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है तो कुछ जगहों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है ताकि संगठन को नई ऊर्जा मिल सके। सर, महायुति में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, सीट शेयरिंग भी, लेकिन महागठबंधन में क्या चल रहा है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस इज गोइंग फॉर अ किल। इस तरह के जबरदस्त तरीके से वो जीतना चाहते हैं कि जो अभी कुछ दिन पहले बाकी महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे जो लोकल बॉडीज के जो चुनाव हुए उसमें 288 सीटों में से 220 जीत गई महायुति, वैसा ही परफॉर्मेंस वो रिपीट करना चाहते हैं और इसलिए सीट बाय सीट, उम्मीदवार बाय उम्मीदवार इन लोगों ने सिलेक्शन किया है। उधर क्या हो रहा है अब उधर पता ही नहीं चल रहा है। पार्टी का नाम अनाउंस, उम्मीदवारों का नाम अनाउंस नहीं किया और मातोश्री से जो है वो सिंबल दे दिया गया। मालूम चल रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी में विद्रोह हो गया। लोग बोल रहे हैं कैसे आपने डिसाइड कर लिया, कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं, और उम्मीदवार लेकर के जा रहे हैं सिंबल्स को। तो एक तो उद्धव ठाकरे की मुसीबत वैसे ही बढ़ी हुई है, करो या मरो की स्थिति है। बीएमसी से बाहर हो गए, उनकी राजनीतिक भूमिका महाराष्ट्र में बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी एक और अलग मूड में चल रही है। वो अघाड़ी के साथ, वो वंचित अघाड़ी के साथ इन्होंने अलायंस किया, बहुत सारी सीटें दे दी कि भाई वंचित अघाड़ी वाले आप लड़ लो। वंचित अघाड़ी वालों ने कहा कि भाई हमारे पास इतने उम्मीदवार नहीं है, आप ही लड़ लो। अब कांग्रेस में उम्मीदवार ही नहीं है। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की ये हालत कर दी है कि लोग, संजय निरुपम ने बकायदा वार्ड संख्या लिख लिख कर बताया कि यहां तो इनके पास उम्मीदवार तक नहीं है, कोई लड़ना नहीं चाह रहा। तो ये राहुल गांधी द ग्रेट लीडर और दिल्ली में बैठे जो स्लीपर सेल्स हैं वो जननायक बता रहे हैं, ऐसा जननायक कि जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मुंबई में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अब बात आज की आखिरी खबर की। नेपाल के बाद अब ईरान में भी जनजी सड़कों पर उतर चुका है। तेहरान की सड़कों पर नारे लग रहे हैं, दिस इज द फाइनल बैटल, यानी ये निर्णायक लड़ाई है। इस नारे का सीधा मतलब है कि ईरान की आवाम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ निर्णायक युद्ध में उतर गई है। सड़क से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक में प्रदर्शन हो रहा है। खलीफा की आर्मी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चला रही है। बावजूद इसके भीड़ पीछे हटने को राजी नहीं है। तेहरान, मशहद और शिराज में प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और सुरक्षा बलों से झड़पें भी हुई है। सर, तेहरान से लेकर अलग अलग जगहों से खबरें आ रही है, क्यों भड़का है ये हिंसा? देखिए, ये तो होना ही था। कारण ये है कि आप इस्लाम की घुट्टी पिलाकर जनता को ज्यादा दिनों तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते। सरकार चलाने के लिए यह जरूरी है कि आप जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर हो सके, उसके लिए काम करते हुए नजर भी आने चाहिए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि वहां ईरान की नीतियों की वजह से ईरान के अंदर डिसअफेक्शन है। सरकार को लोग कोस रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, महिलाएं बिल्कुल सारे कानून तोड़कर वो अपने हिजाब को पब्लिकली जला रही थी। उस समय ही ये समझ में आ गया था कि लोग नाराज हैं। महंगाई जिस कदर है, जिस तरह से, और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, जो यंग जनरेशन है उनको समझ में आता है कि दुनिया कहां से कहां जा रही है। हिंदुस्तान के बारे में भी ये लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे। और आप अपनी नीतियों की वजह से एक सरकार अपनी जगह पे बने रहे, इसके लिए आप
पूरे के पूरे मुल्क को आप स्टेक पे लगा दोगे तो ये तो होना ही है। तो ईरान के अंदर जेएनजी प्रदर्शन कर रहे हैं और वाशिंगटन से ट्रंप कह रहे हैं कि फिर मारूंगा, नेतन्याहू कह रहे हैं कि फिर अटैक करूंगा। तो ये तो बहुत बड़ी संकट में ईरान फंसता हुआ नजर आ रहा है। और यह बात समझ लीजिए कि ईरान में जो कुछ हो रहा है कुछ दिनों के बाद यही पाकिस्तान में भी होता नजर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।